अस्सलाम वालेकुम। आजकल ये जो बहस की जो सिलेबस की एक उठी, इस पर मैं मज़ीद कुछ गुज़ारिशात पेश कर दूँ। पहली बात तो ये कि ये मसला सिलेबस का नहीं है कि सिलेबस में क्या पढ़ाना चाहिए, उर्दू, अरबी, इंग्लिश या कितने बच्चों को हमने हाफिज़ बनाना है, कितनों को। ये मसला इससे यानी इसको अगर हम सिर्फ सिलेबस की हद तक देखेंगे तो हम गलती कर जाएंगे। ये मैं आपको सिर्फ ये गुजारिश कर दूँ मुख्तसर तरीन अल्फाज में कि ये सिलेबस का मसला नहीं है। ये मसला इससे कहीं ज़्यादा मसला और जो है ना ये गहरा और पेचीदा है और ये हमारी नफ्सियात में दफन है। ये डॉक्टर मुबारक अली को अगर आप पढ़ें तो आप जान जाएंगे कि ये जब हुई 1861 में बरसगीर में पहली मरदमशुमारी, तो ये 5-6 साल चलती रही। उससे पहले तो जनरल अंडरस्टैंडिंग पे हिंदुस्तान में लोग रह रहे थे, मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं और दूसरे भी हैं। तो लेकिन जब ये नंबर्स आए सामने और पहली मरतबा मुसलमानों को ये पता चला कि उनके नंबर्स हिंदुओं के मुकाबले में इतने कम हैं, तो एक इज्तमाई उनके अंदर यूँ कहें डिप्रेशन आया। हुकूमत भी गई थी जिसको ये अपना समझते थे, बादशाह थे वो हालांकि, और हिंदुओं में ज़ाहिर है कि मतलब है कि उस तरह का प्राइड आ गया कि हम तो बहुत बड़े नंबर्स हैं। तो वहाँ से उसके बाद फिर आप देख लीजिए कि ये हमारे जो है ना हिंदुस्तान का लिटरेचर यानी पाकिस्तान बनने से पहले का और फिर पाकिस्तान बनने के बाद, अगर आपको उर्दू ज़बान में जो हमारे मुसलमान मुफक्किर हैं, शायर हैं, वो आपको फ़िलासफ़र्स हैं, वो आपको यानी ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि वो एक मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं। वो फिर अपना जो ताल्लुक़ है वो हिंदुस्तान से निकाल के एक बैनुल अक़वामी ताकत से जोड़ने की एक कोशिश हमारी शुरू हुई, बुज़ुर्गों की आज तक जारी है। और वो कोशिश बुनियादी तौर पे ये है कि हम हिंदुओं के मुकाबले में यानी हम कमज़ोर नहीं हैं और ये कि हम एक बड़ी ताकत हैं। अच्छा, अब वो हैं या नहीं हैं, लेकिन नुक्ता नज़र ये है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि सिलेबस के मसले को का पस मंज़र आपको बयान कर रहा हूँ, सिर्फ नुक्ता नज़र दो बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि सही कौन है गलत कौन है। अच्छा, अब इसका एक तरीका वो था जो शुरू में ही यानी तजवीज़ हो गया तारीख़ खिलाफत के ख़ात्मे के बाद, जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने पूरे हिंदुस्तान को समझिए आप वो इकरार दे दिया कि जी ये तो गासिब कुव्वतों का एक है और यहाँ से हिजरत मुसलमानों को कर देनी चाहिए, अफ़गानिस्तान चले जाना चाहिए। ये जज्बाती नुक्ता नज़र था और बड़ा अपील करता था लोगों को। लेकिन इसका फिर नतीजा क्या निकला कि वो लोग जो उस ज़माने में चंद मुसलमान गिनती के, अगर कोई उस ज़माने के यानी जुडिशरी में बैठे थे या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे थे या कोई अच्छी पोजीशन, ये ऐसा ही है जैसे आज के पाकिस्तान में कोई हिंदू बच्चा या कोई ईसाई बच्चा जो है या कोई अहमदी बच्चा, वो सरकारी स्कूलों से पढ़ के और मतलब है कि वो एक या प्राइवेट एजुकेशन से पढ़ के हमारे यानी तनाव वाले माशरे में एक कामयाबी हासिल करने में, कुलीदी ओहदा यानी हासिल करने में कामयाब हो जाए, तो मुश्किल है ना ऐसा। तो उस ज़माने में जो मुसलमान को कहीं को मिड ग्रेड बेचारे रैंकिंग अफसर थे, जिन लोगों ने इनकी बात सुनी जौहर साहब की, उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ी, बीवी बच्चे साथ लिया और एक ख्वाब की तलाश में अफ़गानिस्तान चल पड़े। बाद में उनके साथ इतनी बुरी हुई, उनके बच्चे भिखारी बने, उनकी औरतें बिकी, उनको लुट गए पुट गए, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं हुआ। जौहर साहब ने खुद तो ये किया, खैर वापसी पर उन्होंने कहा जी कि मैं ग़ुलाम मुल्क में दफन होना भी पसंद नहीं करता, मस्जिद अक़सा में इनकी आज भी वो है। तो एक नुक्ता नज़र ये है। अच्छा, यही नुक्ता नज़र को हम ज़रा आगे बढ़ाते हैं तो मौलाना मौदूदी मिसाल के तौर पे जब ये पाकिस्तान बना 14 अगस्त को 47 को, तो ये अक्टूबर या नवंबर की बात है, इन्होंने आके एक हफ्त रोज़ा निकाला था लाहौर से, उसका नाम था कौसर। और उसका जो इदारिया लिखा था उसमें यह था कि ये लोग हमसे पूछते हैं कि जिसको तुम ना पाकिस्तान कहते हो, ना पाकिस्तान कहते हो, यहाँ क्यों आए? तो हमारा जवाब ये है कि हम इसको ना पाकिस्तान समझते थे, लेकिन अब ये बन गया है और यहाँ पर रहने वाले उसी खुदा रसूल को मानते हैं जिसको हम मानते हैं, लिहाजा उसको दुरुस्त करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और जिसके बाद फिर आपने देखा कि करारदाद मकासद पेश हुई और मौलाना मौदूदी का जो फ़िक्रा था वो बड़ा यानी आप याद रखने वाला है कि वो फ़िक्रा ये था, उन्होंने कहा कि आज हमने रियासत को कलमा पढ़ा दिया। यानी इससे पहले रियासत थी ज़रूर, लेकिन वो एक काफिर रियासत थी या एक, अब हमने इसको कलमा पढ़ा दिया, अब ये ठीक हो गई है। तो ये एक नुक्ता नज़र है। अच्छा, इसी नुक्ता नज़र को लेके फिर लोग जो आगे बढ़े उसमें फिर आप देखते हैं कि वो एक तो फिर ज़ियाउल हक यानी इसी नुक्ता नज़र को आगे बढ़ा कर वो उन्होंने हदों तक पहुँचा दिया। उसके बाद उनसे मुतासर लोग आज तक बैठे हैं। मिसाल के तौर पर बहुत बाद में जब नवाज़ शरीफ दूसरी मरतबा इक़्तिदार में आए तो रफ़ीक तारड़ थे सदर। तो रफ़ीक तारड़ ने सदर बनने के बाद जो पहला काम किया वो 14वीं तरमीम कायनी, वो अमीरुल मोमिनीन का जो है वो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी नवाज़ शरीफ को बनाने की। और उस वक्त जो ये सब कुछ इस्लाम के नाम पे किया जा रहा था और मुझे चूँकि वो गुफ्तगू सुनने का यानी बराह रास्त इत्तफ़ाक़ है, तो वहाँ पे जो जज्बे में गुफ्तगू सुनता था मुझे आज तक याद है, वो यही थी कि पाकिस्तान जो है वो इसलिए बना है और हमने ये मकसद। तो ये एक नुक्ता नज़र है। दूसरा नुक्ता नज़र ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ है। वो ये कहता है कि अब ये नेशन स्टेट का दौर है, ये कौमी रियासत का दौर है। पाकिस्तान एक कौमी रियासत है, ये जमहूरियत के तहत ये मुल्क बना है, किसी ने फ़तह नहीं किया और हमें एक आइन के जो बंदोबस्त है उसके साथ हमें यानी अब कौमी रियासत के साथ सफ़र शुरू करना है। ये बादशाहत नहीं है कि मिसाल के तौर पे बादशाह अकबर आया
तो उसका इस्लाम जो है वो उसने सूफ़ीज़म का नाम दे के बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ उसको शक्ल दे दी। उसके बाद जब औरंगज़ेब आया तो औरंगज़ेब ने बिल्कुल ही एक उसको मुख्तलिफ तशरीह करके एक, क्योंकि वो बादशाह थी, उसमें यही होता था, यानी बादशाह जो है वो ख़ुद जिन नज़रियात का हामिल है वही नज़रियात जो है वो, यानी अब आप देख रहे हैं कि यानी वो टॉप से चूँकि नीचे आ रहा है, लिहाजा वो यानी पढ़ाया क्या जाएगा, ये सिलेबस इसका एक हिस्सा है। अच्छा, अब हमारे यहाँ चूँकि नेशन स्टेट में तो उसका हाल ये है ना कि आइन होता है, रूल ऑफ लॉ हो जाता है। अब उसमें इंडिविजुअल मैटर नहीं कर रहा होता, क्योंकि आइन है, आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तमाम कौम के लोग मानेंगे तो तब्दीली होगी, वरना नहीं होगी। ये जो पहला नुक्ता नज़र रखने वाले लोग हैं ये इसको नहीं मानते, ये कहते हैं कि आइन जो है वो हो ना हो, मुल्क इम्पोर्टेंट होता है और हमें इसके लिए जो है वो जद्दोजहद करनी और कैसे भी करनी, ये नहीं बंदूक लेकर करनी, जैसे भी करनी। अब इसका नतीजा ये है कि वो आइन जो कि रूल ऑफ लॉ बताता है, अगर वो अपनी ताकत के साथ मौजूद रहता तो ना तो अयूब खान साहब की रोशन ख्याली का कोई असर पड़ता, पहली बात तो ये कि उनका कोई मरकज़ी किरदार होता ही नहीं पाकिस्तान की तारीख बनाने में। अच्छा, उसके बाद जो 73 का आइन बना, चले हम सारी बातें छोड़ते हैं, 73 का जो आइन बना उसके बाद भी अगर उस पर अमल होता तो ना ज़िया उल हक साहब आते, ना ही उनका वो जो इस्लामी तसव्वुर शरीयत की इंटरप्रिटेशन थी वो उसकी नौबत ही ना आती। अच्छा, यही हमने सिर्फ नहीं, हमने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी देखा है ना, मिसाल के तौर पे भी एक बाबा रहमता होकर चले गए, यही होगा, ये पाकिस्तान के साथ ख़ास नहीं है, यही होगा। जब आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो फिर जो यानी ताकत कहीं तो होगी ना। अब आपने कानून के पास तो ताकत रहने नहीं दी, तो वो कहाँ गई, फर्द के पास चली गई, ताकतवर के पास चली गई, जिसके पास जितनी भी ताकत है अब वो उसका इस्तेमाल करेगा। आइन को तो वो उठा के फेंकेगा, कानून को भी उठा के फेंकेगा। उसके बाद जो भी उसके नज़रियात होंगे मज़हब के बारे में, जो भी उसके नज़रियात फ़र्द के नज़रियात माशरे के बारे में, या उसके नज़दीक तरक्की के जो भी नज़रियात होंगे या भलाई के जो भी नज़रियात होंगे, वो नज़रियात को वो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के पूरी की पूरी सोसाइटी पर मुसल्लत करने की कोशिश करेगा। अपनी तरफ से वो नेक नियति से ये करेगा, लेकिन वो ये करेगा क्यों? क्योंकि आइन नहीं है जो उसका हाथ रोके, मतलब आइन तो है कहने को, अमलदारी नहीं है जो उनका हाथ रोके, जो उसको रोके, जो उसे कहे कि आप अकेले को यह हक हासिल नहीं है। तो ये है वो सारी कन्फ्यूजन, बुनियादी तौर पे जो आइडेंटिटी क्राइसिस पाकिस्तान का चल रहा है, ये इसकी यानी हमारे साथ ये यानी कौमी रियासत को ना समझ पाना हमारी नाकामी, और इस बंदोबस्त को, अरेंजमेंट को समहाउ इस्लाम के ख़िलाफ़ कर देना या इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ करके बता देना, ये बड़ा महबूब तरीका रहा है और बड़ा कामयाब रहा है। यानी इससे लोग जो है वो यूँ समझिए कि अपनी ही तौहीन पर, जो उनकी अपनी मुंतखब पार्लियामेंट को घर भेजा जाता है तो लोग नाचते हैं, खुशियाँ भी मनाते हैं। उनको ये, वो इस एहसास से आरी हो चुके हैं कि ये दरअसल उनकी कितनी बड़ी तौहीन है। यानी उनको अपनी, यानी आप यूँ कहिए स्टॉकहोम सिंड्रोम में से कहा जाता है कि आपकी तौहीन हो रही है और आप उसमें लज्जत आपको मिल रही है, आप उसे अच्छा समझ रहे हैं, या वो लोग जिन्होंने आपको अगवा कर दिया आप उन्हीं के गीत गा रहे हैं। यानी इसको इस तरह से स्टॉकहोम सिंड्रोम में से कहा जाता है। तो बुनियादी तौर पर हमारा मसला ये नहीं है कि सिलेबस, ये यानी इस वक्त ये मसला नहीं है, मसला पेचीदा पीछे खड़ा हुआ है, और ये उसका ज़हूर है, उस फिक्री यानी आप कहिए इख्तलाफ का ज़हूर ये है कि एक नुक्ता नज़र जब ताकत उनकी जब आती है, यानी उनका हाथ पड़ता है, वो निसाब को अपने हिसाब से तब्दील करते हैं। दूसरे नुक्ता नज़र के जब लोगों को ताकत मिलती है, वो निसाब को अपने तरीके से तब्दील करते हैं। और एक वो लोग जो यानी मदरसे के नाम पे ये काम कर रहे हैं, उनको तो भारत ताल्लुक ही नहीं है, उनका तो एक ही नुक्ता नज़र है, ज़ाहिर है वो अपनी नुक्ता नज़र के मुताबिक चल रहे हैं, और उनका भी हाथ रोकने वाला कोई नहीं है, उनकी भी कोई पॉलिसी बनाने वाला, उनको भी कोई इंटेग्रेट करने वाला नहीं है। वजह उसकी वहाँ भी वही है, आइन कानून, उसकी अमलदारी नहीं है ना, उसका रूल नहीं है। तो इंडिविजुअल्स हैं जो फैसले कर रहे हैं, और नीयतों का हाल अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं कभी दावा नहीं कोई कर सकता कि एक आदमी की नीयत क्या थी, अच्छा गुमान ही रखना चाहिए, लेकिन उस अच्छी नीयत का हम क्या करें? हिटलर की बड़ी अच्छी नीयत थी, नतीजा क्या निकला? अगर हम मान लें कि ज़िया की नीयत बड़ी अपनी तरफ से अच्छी थी, तो नतीजा क्या निकला? परवेज़ मुशर्रफ हम मान लेते हैं उसकी नीयत बड़ी अच्छी थी, नतीजा क्या निकला? इस तरह ये मुख्तलिफ जो तजुर्बे हो रहे हैं, बड़ी अच्छी नीयत वाले होंगे, तो ये जब आज तक कामयाब नहीं होगा, ये आगे कैसे हो सकेगा? नहीं हो पाएगा। ये मसला बुनियादी तौर पर इख्तलाफ राय, कोई निज़ाम तालीम खला में तैयार नहीं होता। उसके लिए आपको तय करना पड़ता है कि हमें अपने बच्चों को तारीख़ कैसे पढ़ानी है, क्या पढ़ानी है। मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ यहाँ अपने बच्चों को स्कूलों में ये तो नहीं पढ़ाते कि हम गए थे अफ्रीका को लूटा था, बरसगीर को, हिंदुस्तान को, ये तो नहीं बताते ना।
वो ये कहते हैं कि हम ट्रेड करने के लिए जाते थे, वहाँ पे जालिम बादशाहतें थीं, जालिम बादशाहतों वहाँ पे लोग हमें फरियाद करते थे कि हमारी जान छुड़ाओ जालिम बादशाहों से। तो हम जो ट्रेड करने जाते थे, फिर हमने उन लोगों को उनके जाबर हुक्मरानों से आज़ादी देकर हमने उनको जमहूरियत सिखाई, हमने उनको वेस्टर्न सिविलाइजेशन दी, हमने उनको इंसानी हकूक़ दिए, वो ब्ला 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 ब्ला, यानी वो बेसिकली। अच्छा, अब वो अपने बच्चों को ये पढ़ाते हैं। नतीजा ये है कि शशि थरूर जैसा आदमी इंडिया से उठ के जब यहाँ पे आके पब्लिक टेलीविज़न पे बैठता है लाइव और अपनी रिसर्च उनके सामने रख देता है, तो ये हैरान हो जाते हैं। आपने देखा कि उनके यानी शशि थरूर ने जब बताया है कि दुनिया में हिंदुस्तान का जो यानी दुनिया के जीडीपी में हिंदुस्तान का शेयर कितना था, 24%, और जब आप गए तो वो 3% से भी कम रह गया। और चर्चिल ने बंगाल के क़हत के बारे में ये ऑन रिकॉर्ड उसने जो बातें की हैं कि ये रैबिट्स की तरह अच्छा है मर जाए, ये है वो, जब उसने बातें रखी तो इनके मुंह खुले रह गए अंग्रेज़ों के। हैं ये लोग थे जिनको हम हीरो समझते हैं। अभी ब्लैक लाइव्स मैटर आपने देखा, कितने हीरोज़ जो हैं वो यूरोप में और अमेरिका में उनके मुजस्मे जो हैं वो गिराए गए हैं कि लोगों ने एक नए तरीके से उनको देखा। यानी जो उनको निसाब में पढ़ाया गया था वो और तरीके से देख रहे थे, लेकिन जब हकीकत उसी तारीख को दूसरी जगह पर खड़े होकर देखा तो उनके मुजस्मे उन्होंने गिरा दिया। यही मामला होता है कि हम भी बुनियादी तौर पे चूंकि ये तय नहीं कर पा रहे कि यानी हमने पाकिस्तान हासिल हो गया है, करना क्या है, यानी अब इसका हमने करना क्या है, हमने खिलाफत कायम करनी है, हमने नेशन स्टेट को एक कायम रखना है, ये बनी है तो क्यों बनी है। ये फैसला इस मुल्क में कौम का एक ही मुत्तफ़िक़ा फैसला है और वो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें हमारे ये नहीं कहता कि वो कोई इंसानों की बनाई हुई चीज़ है, वक्त के मुताबिक रद्दोबदल होते हैं, लेकिन उसका एहतराम करना पड़ेगा। उसका एहतराम अगर नहीं होगा, सूबाई खुद मुख्तारी का एहतराम नहीं होगा, सूबाई हुकूमतें आगे लोकल गवर्नमेंट नहीं बनाएंगी और चंद ये साले अफराद नेक नीयत ये अपनी तरफ से आके ये फिर क़यामत तक सिलसिला बंद नहीं होगा। एक रूलर आएगा वो एक निसाब, दूसरा आएगा वो दूसरा निसाब, तीसरा आएगा वो तीसरा निसाब। नतीजा उसका फ़िक्री इंतशार, नतीजा उसका यानी ये होगा जो हमारे यहाँ हो चुका है कि नहायत दयानतदारी से दो तरफ के खड़े होकर लोग जो हैं वो अल्लाह अकबर का नारा लगा के एक ही मज़हब के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। फ़िरका परस्ती क्या है, यही है ना, यानी फ़िरका आगे चला गया, मज़हब उनके नज़दीक यानी पीछे चला गया। तो ये है मुसीबत, ये हमारे यहाँ सिलेबस में भी रहेगी, हर जगह रहेगी जब तक आइन की और कानून की। अगर आपने एफ़र्ट करनी है सिलेबस बेहतर करने की तो मेरा ख्याल है कि वो भी आपको रास्ता वही जमहूरियत और आइन मेरा नज़दीक ये है। बाकी अगर आपका नुक्ता नज़र से मुख्तलिफ है तो बिल्कुल ठीक है, आप रखिए, लेकिन दूसरा नुक्ता नज़र जो है वो फिर बंदूक है, यानी इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। और हम बेसिकली हर 2-3 साल के बाद सिलेबस में पंगे लेके हम एक उन बच्चों के साथ बड़ा ही जुल्म करते हैं जो पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ के और मेहनत करके और कॉलेजेस में पढ़ के और मेहनत करके बेचारे मगरिब के बच्चों से दुगनी मेहनत करते हैं जो एक्चुअली पढ़ने वाले होते हैं। लेकिन उसके बावजूद मिसाल के तौर पे मैंने हाफिज़ साहिबान की मिसाल दी थी। कैन यू बिलीव दैट कि एक यानी हिफ्ज़ करने के लिए वो किस मुशक्क़त से गुजरते हैं और उस मुशक्क़त का फिर उनको नतीजा क्या मिलता है, यानी आप देखें। अच्छा, इसी तरह से जो जैनमन हमारे जो पढ़ने वाले नौजवान बच्चे हैं वो गरीब कितनी भी मेहनत कर ले, आखिरी नतीजे में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी की डिग्री उठा के खड़ा होता है जिसको दुनिया में कोई नहीं पूछ रहा होता, कोई उस पर एतबार करने को तैयार नहीं, ना कि हमारे डॉक्टर पे, ना हमारे यहाँ के प्रूफ करना पड़ता है कि आपको ये वाकई आपने दुरुस्त पढ़ा है। तो ये हमारे साथ रहेगा। मसला हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस का बहुत गहरा है और जो कुरान मजीद हमें बताता है कि अपनी फ़िक्र करो, जो तुमसे पहले गुजर गए उनकी फ़िक्र छोड़ दो, वो हम नसीहत जो है नज़रअंदाज। तो चौधरी निसार जैसा बंदा, अब आप अंदाज़ा लगाएंगे ये फ़िक्री इंतशार कहाँ तक फैला हुआ है। चौधरी निसार ऐसा आदमी तो नहीं है को रक्षा ड्राइवर को थोड़े इंतहाई संजीदा आदमी चौधरी निसार, उनका बयान एक नहीं कई दफ़ा वो कह चुके हैं कि मैं पहले मुसलमान हूँ बाद में पाकिस्तानी हूँ, यानी गोया उन्होंने इस्लाम और पाकिस्तान को वो एक मुकाबिल उसके तहत देख रहे हैं। यानी उस वजाहत वो यही करेंगे कि देखिए जी इस्लामी असूल अगर जो है, अब अगर उनसे ये कहा जाए कि आप इस्लाम मुसलमान पहले हैं, यानी ये कहने का मतलब ये है कि इस्लामी शरीयत का तकाजा पहले है और पाकिस्तानी तकाजा जो है वो बाद में है और मैं इस्लाम के तकाजे को वाज़ेह रखूँगा, पाकिस्तानी मफाद को नहीं देखूँगा। यानी ये उस तरह की तासुर उभरता है ज़हनों में इस तरह की फजूल बातों से जिनका कोई यानी आपस में ये कम्पीटिंग फोर्सेस सिरे से है ही नहीं, यानी ऑरेंज और एप्पल को आप। लेकिन चौधरी निसार जैसा बंदा भी कह रहा है कि मैं पहले मुसलमान हूँ बाद में पाकिस्तानी। ओ भाई, अगर ये बात दुरुस्त है कि आप पहले मुसलमान हैं और आप इस्लामी शरीयत को फॉलो करते हैं तो इस्लामी शरीयत में तो सबसे पहले अदल, इंसाफ, सफाई निस्फ़ ईमान है। आपने अपने सारे पॉलिटिकल कैरियर में किस जाबिर जालिम के सामने आप खड़े हो गए, कितना आपने सफाई पर कोई ध्यान दे दिया, कौन सी सादगी, यानी आपने अपने जूते पॉलिश करते हैं, आप अपनी जो सवारी गाड़ी है कि आपका उस टायर धोते हैं उसके,
क्या आप कभी मतलब ये कि अपने कपड़े इस्त्री करते, कौन सी चीज़ आपके इस्लामी मामलात आप कहते हैं कि वो पहले आप मुसलमान हैं बाद में पाकिस्तानी हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस्लाम आपको इजाज़त देता है और पाकिस्तान रोक रहा है, या इस्लाम रोक रहा है और पाकिस्तान जो है वो इजाज़त दे रहा है? कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग कौन सी बात है? यानी उसकी वजाहत कहीं नहीं है। ये एक जज्बाती बात है कि पहले मुसलमान हो बाद में पाकिस्तानी। यानी एक आदमी ये कहे आपसे आके कि जी मैं पहले बेटा हूँ बाद में बाप हूँ, या मैं पहले शौहर हूँ बाद में भाई हूँ, या पहले भाई हूँ बाद में शौहर, ये एक फ़र्द की जो ज़ाती तजुर्बात होते हैं उसकी अपनी ज़िंदगी के, उनके मुताबिक वो उन ज़ाती चीज़ों पे अपनी एक हतमी राय कायम करता है जो उसके अपने तजुर्बात होते हैं, और कोई तजुर्बा किसी आदमी का दूसरे पर सादिक नहीं हो सकता। दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। सो बस माजरत बात लंबी हो गई। तो ये था जनाब ये था सिलेबस का मसला, नसाब का मसला। ये कभी बेहतर नहीं होगा, ये कन्फ्यूजन्स इसी तरह से चलेंगी, और हालांकि ये 50 और 40 साल के बाद ये बातें सब बेमानी होने जा रही हैं। ऑनलाइन दुनिया एक बिल्कुल नई वजूद में आ रही है, और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि इस वक्त भी जो बच्चे यानी 24 और 23 साल से नीचे के हैं, ये टीन्स से शुरू होकर ये वाली जो जनरेशन है दुनिया भर, टोक्यो से लेकर वेनेजुएला तक, इनकी तो वोकैबुलरी जो है वो तब्दील हो चुकी है। ये एक दूसरे की लैंग्वेजेस अब मर्ज होना शुरू हो गई हैं। उर्दू बोलते हुए पहले हमें इंग्लिश सुनाई देती थी, अब उर्दू आपको बोलते हुए बच्चे बच्चियाँ कोरियन बोलते दिखाई देंगे, स्पेनिश बोलते दिखाई देंगे, इटालियन बोलते दिखाई देंगे। ठीक हो गया। यानी अब एक नई चीज़ आई है कोरियन, यानी यहाँ पे अब ये बड़ी वो है कि वो डिस्को में एक म्यूज़िक में एक कोरियन वो एलिमेंट आ गया है। वो अब क्योंकि ज़ाहिर है सैमसंग और उनकी अपनी तरक्की है, तो अब आपको समझ आई कल्चर को इज़्ज़त कैसे मिलती है। पहले मौशी तरक्की होती है, यानी साउथ कोरिया वो अब हमारे सामने निकला है ना, सैमसंग और क्या क्या उनकी कंपनीज आई हैं और तरक्कियाँ हुई हैं। अब उनका जो म्यूज़िक है वो यहाँ के यानी बच्चे बोल रहे हैं। तो ये 40-50 साल बाद एक दुनिया ही मुख्तलिफ होगी। इन बच्चों को ये मसला ही नहीं है जिनको लेके हम बैठे हैं, और हम जो फोर्स तैयार कर रहे हैं करोड़ों में, वो बच्चे होंगे जो बिल्कुल बाकी दुनिया के नौजवानों से बिल्कुल उनका कोई यानी उस तरह से ताल्लुक़ नहीं होगा जिस तरह से होना चाहिए। वो अपनी ज़ाती मेहनत करके बना लें तो बना लें ऑनलाइन, लेकिन हमारा बहरहाल बेहतरी का कोई ना इरादा है ना हमारा कोई कदम है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।